हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास लेसन नंबर अपना चल रहा है 3, नात्सीवाद और हिटलर का उदय। देखिए, इसके अंतर्गत अपन जर्मनी के बारे में बात करेंगे। तो जर्मनी के बारे में अपन बात कर रहे हैं। देखिए, राजनीतिक रेडिकलवाद। तो रेडिकलवाद की बात कर रहे हैं तो रेडिकल होते हैं रूढ़िवादी। रेडिकल का अर्थ है रूढ़िवादी। तो देखिए, जब अपने पिछले टॉपिक में बात की थी कि वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई या वाइमर गणराज्य जो है उसके ऊपर सारा सब कुछ थोप दिया गया था हर्जाने के रूप में। अब उसके परिणाम स्वरूप देखिए अब क्या क्या कंडीशंस आ जाती हैं। तो जब वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई तो उसी समय में रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति। अब उसी के आधार पर जर्मनी में स्पार्टकिस्ट लीग अपने क्रांतिकारी विद्रोह की योजनाओं को अंजाम देने लगी। तो देखिए, जब उसकी स्थापना हुई वाइमर गणराज्य की, तो उस समय में रूस की जो क्रांति थी उसी के आधार पर जर्मनी में भी स्पार्टकिस्ट लीग ने जो है वो विद्रोहों के लिए योजनाएं बनाना शुरू कर दिया। और वहाँ के जो मजदूर थे, वहाँ के जो नाविक थे, उन्होंने सोवियतें बनाई। सोवियत का मतलब अपन पहले बात कर चुके हैं, परिषद। तो वो लोग मतलब धीरे धीरे यूनिटी में आते चले गए। अब जाहिर सी बात है कि जिसमें मजदूर भी हैं और नाविक भी हैं, सैनिक भी थे। पिछली वाली सोवियतों की जब हम बात करें तो उसमें तो आमजन और सैनिकों से मिला करके सोवियतें बनाई गई थी। यहाँ पर मजदूर है मतलब आमजन है। तो आमजन जो है उन्होंने जब अपनी सोवियत बनाई तो जाहिर सी बात है कि उसी की शासन व्यवस्था की डिमांड करेंगे वो लोग, सोवियत की। तो उन्होंने जो है, जैसा कि इसमें एक लाइन लिखी हुई है, सेकंड नंबर की लाइन देखें आप, राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था की हिमायत के नारे गूंजने लगे। अर्थात सोवियत किस्म के शासन हो, मतलब एक तरीके से लोकतंत्र जैसी व्यवस्था के बारे में अपन यहाँ पर बात कर सकते हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ क्या था कि समाजवादी, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने वाइमर गणराज्य में इकट्ठा होकर इसके लिए क्या किया, एक बैठक का आयोजन किया और ये देखा कि भाई सोवियत शासन व्यवस्था से तो ज़्यादा अच्छा क्या है, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला ले लिया उन्होंने कि भाई लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपना लिया जाए। अब इस कंडीशन में इस प्रकार शासन व्यवस्था में विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला लिया गया और आखिरकार वाइमर गणराज्य ने नामक मदद से, और ये जो संगठन तैयार हुआ इसने क्या किया, जो पुराने सैनिक थे, एक्स सर्विसमैन, उनसे मिला करके और एक संगठन बनाया गया सेना का जिसको कहा गया फ्री कोर। तो उन्होंने क्या किया कि वो जो सोवियतें थी या उनके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे थे उनको दबा दिया गया और जर्मन में एक नई पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई या कम्युनिस्ट पार्टी का प्रयास वहाँ पर किया गया। अब कम्युनिस्ट पार्टी और समाजवादी दो अलग अलग पार्टियां हो गई। तो इन दोनों के जो हैं एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो गए दोनों। समाजवादी जो कि समाज के संदर्भ में काम करना चाहते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी जो है साम्यवादी। तो साम्यवादी में जो है, शायद जहाँ तक मैं समझता हूँ, साम्यवादी में केवल एक जो राजनीतिक दल है वो अलग है। तो समाजवादी और साम्यवादी दोनों एक दूसरे के जो हैं वो कट्टर विरोधी हो गए। और अब दोनों का ही प्रयास ये था कि भाई रेडिकल समाधानों के लिए आवाज़ें उठाने लगे। तो दोनों ही जो है रेडिकल जो अपना प्रयास कर रहे थे उनके समाधानों के लिए आवाज़ें उठाई जाने लगी। राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को 1923 के आर्थिक संकट से और बल मिला। अब यूँ देखिए आप इसको एक स्टोरी के रूप में अपन समझते हैं कि हमें पता है कि जर्मनी जो है इसके ऊपर प्रथम विश्व युद्ध का पूरा हर्जाना उसके ऊपर थोप दिया गया था, ठीक है। अब उसने जो विश्व युद्ध लड़ा था, प्रथम विश्व युद्ध, वो कैसे लड़ा, कर्जा लेकर। अब एक तो वो कर्जा चुकाना, जो कर्जा युद्ध से पहले लिया उसने, युद्ध के लिए लिया, और दूसरा जो उसके ऊपर हर्जाना थोप दिया गया वर्साई की संधि में। तो अब उसको क्या था कि ये जो हर्जाना था ये स्वर्ण मुद्राओं में चुकाना था और वो डबल बोझ के नीचे दब गया बेचारा। अब जर्मनी जो है वो कर्ज चुकाने में लगभग असमर्थ सा हो गया। तो उसने हर्जाना चुकाने से बिल्कुल ही मना कर दिया। तो मना करने से जो फ्रांसीसी थे, तो फ्रांसीसियों ने क्या किया
कि जर्मनी का एक औद्योगिक क्षेत्र था, अर्थात जहाँ पर उद्योगों की संख्या ज़्यादा थी, वो था रूर। उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया, रूर के ऊपर। इसके अलावा रूर के ऊपर कब्ज़ा करने के अलावा वहाँ पर जो वो थे कोयला भंडार, उनके ऊपर अधिकार कर लिया, कोयला भंडारों पर। अब इसके परिणाम स्वरूप मतलब जब फ्रांसीसियों ने अधिकार कर लिया कोयला भंडारों पर, औद्योगिक क्षेत्रों पर, अब जर्मनी क्या करे? तो जर्मनी ने क्या किया, बड़े साइलेंट तरीके से विरोध करना शुरू किया, निष्क्रिय विरोध इसे अपन कह सकते हैं। तो इस निष्क्रिय प्रतिरोध के मामले में उसने क्या किया, मुद्रा छापना शुरू कर दिया, नोट छापने शुरू कर दिए, क्योंकि हर्जाना चुकाना है तो भाई ठीक है, नोट छाप के चुका देते हैं। अब उसने नोट छाप लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में, और नोट छापे तो इतने छापे बिल्कुल हद से ज़्यादा। अब जब मार्केट में हद से ज़्यादा हो जाते हैं तो मुद्रा का अवमूल्यन होने लगता है, और उस स्थिति को कहा जाता है वर्तमान में मुद्रास्फीति। इससे क्या होगा, मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता है, और जो वस्तुएं जो मार्केट से खरीदी जाती हैं उन वस्तुओं के भाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसको यूँ समझें कि जो चीज़ अभी आप 1 रुपये में लेकर के आ रहे हैं, तो वही चीज़ अगर मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता है, मुद्रास्फीति की स्थिति हो जाती है, मार्केट में मुद्रा ज़्यादा हो जाती है, तो वही 1 रुपये की चीज़ आपको 100 रुपये में भी मिल सकती है, 1000 में भी मिल सकती है। क्योंकि मुद्रा जो है वो आम जनता के पास जब ज़्यादा हो जाती है तो मुद्रास्फीति की स्थिति उसे कहते हैं। तो वहाँ पर ऐसा ही हुआ। जब आप देखेंगे तो यहाँ देखिए आप इसको कि अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क के बराबर हो गई। 24,000 मार्क जो है ये जर्मनी की मुद्रा है, तो $1 बराबर 24,000 मार्क, ठीक है। जुलाई में ये कीमत कितनी हो गई, $1 बराबर 3,53,000 मार्क। अगस्त में जस्ट 1 महीने बाद $1 बराबर 46,21,000 मार्क। और दिसंबर आते आते तो देखिए 9,88,60,000 मार्क $1 के बराबर हो गया। तो ये जो स्थिति थी ये तो मुद्रास्फीति से भी बदतर स्थिति, तो इस कारण इसको अति मुद्रास्फीति की स्थिति कहा गया, या अति मुद्रास्फीति का नाम इस स्थिति को दिया गया। जैसा कि आप देखिए इसमें दिया गया है कि हालात इतने बिगड़ गए कि यहाँ आप देखिए इसको रेखा चित्रों में बताया गया है कि जर्मनी नागरिकों को पावरोटी खरीदने के लिए भी बैलगाड़ी में नोटों को भरकर ले जाते हुए दिखाया गया है। यहाँ देखिए आप, ये बैलगाड़ी भर रहे हैं, पावरोटी लेने जाना है। टोकरियों ठेलों में कागज़ के नोट लादे जा रहे हैं। जनगणना की इतनी कीमत कम रह गई कि मामूली भुगतान के लिए भी बहुत सारे नोटों की ज़रूरत पड़ती थी। अर्थात उन्हें कोई छोटा सा सामान भी लेना होता था तो उसके लिए भी थैले भर भर के नोट लेके जाने पड़ते थे। मुद्रा का इतना अवमूल्यन हो चुका था। अब इन हालातों में अमेरिका ने जर्मनी शासन में फिर से हस्तक्षेप किया, और हस्तक्षेप करके वहाँ पर डॉब्स की नीति लागू की, या डॉब्स योजना वहाँ पर बनाई। अब डॉब्स योजना क्या है? डॉब्स योजना के अंतर्गत क्या है कि वो जो हर्जाना लगाया गया था, उस हर्जाने के जो शर्तें थी उन शर्तों को दोबारा निर्धारित किया जाना था। ओके, ये अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ। राजनीतिक रेडिकलवाद और आर्थिक संकट। राजनीतिक रेडिकलवाद की वजह से आर्थिक संकट जो है ये मार्केट में उत्पन्न हुआ जर्मनी में उस समय में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक मंदी के साल 1928-29 के बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।